हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है और हम लोग पढ़ रहे थे मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम लोगों ने अधिवास शुरू किया था और अधिवास को पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने ग्रामीण अधिवास को कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद शुरू किया था नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास के एक सेगमेंट को निपटाने के बाद हम लोगों ने शुरू किया है नगरीय अधिवासों का कार्यात्मक वर्गीकरण। कार्यात्मक वर्गीकरण क्या होता है इसको भी मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है और इस वर्गीकरण के 5 आधार तत्वों को मैंने पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। ये है पार्ट 2। तो सबसे पहले हम लोग एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कार्यात्मक वर्गीकरण होता क्या है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन किसी भी नगर का क्या होता है। तो बेसिकली जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो नगरों को हम लोग अनेक अनेक प्रकार से विभाजित करते हैं। तो उन प्रकारों में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है वो है फंक्शनल डिवीजन या यूँ कहें कार्यात्मक वर्गीकरण। मतलब उस नगर में कौन से कार्य प्रधान रूप से हो रहे हैं। हालांकि एक नगर अपने आप में अनेकानेक कार्यों को संपन्न करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई प्रधानता होती है। तो उस नगर में किस कार्य की ज़्यादा प्रधानता है उस आधार पर हम लोग उस नगर का नाम या कैटेगरी डिसाइड करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में आप देखिएगा हम लोगों ने जो डिवीज़न किया है वो कुछ इस प्रकार से किया है कि सबसे पहले हमने देखा था प्रशासनिक नगर या प्रशासकीय नगर, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। फिर हमने देखा सुरक्षात्मक नगर या डिफेंसिव टाउन्स। फिर हमने जो थर्ड नंबर पे देखा था वो देखा था सांस्कृतिक नगर या कल्चरल सेंटर्स। फिर हमने देखा संग्रहण केंद्र, कलेक्शन सेंटर्स, और देखा था उत्पादन केंद्र या प्रोडक्शन सेंटर्स। अब हम लोग 6th पे देखेंगे स्थानांतरण या वितरण के केंद्र। तो जहां आपने संग्रहण केंद्र देखे वहां आपको अनेकानेक खानें मिलेगी जहां से आप विभिन्न प्रकार के अयस्क और खनिज, बहुमूल्य धातुएं ये सब एकत्रित करते हैं। फिर जहाँ पे आप प्रोडक्शन केंद्र देखते हैं या यूँ कहें उत्पादन केंद्र या प्रोडक्शन सेंटर्स देखते हैं, वहाँ पर वो निकाले हुए खनिजों का, उन उत्पादों का प्रोसेस किया जाता है और वहाँ पे कोई नई चीज़ बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल कि पर्टिकुलर किसी एक शहर से आपने लोहे का अयस्क निकाला तो वो हो जाएगा आपका एकत्रण सेंटर या यूँ कहें संग्रहण केंद्र। और फिर दूसरे नगर में उसको लेके गए और वहाँ पर आपने उस लोहे को कोयला लगाया उसमें एनर्जी के लिए और आपने उस लोहे से स्टील बना लिया तो वो हो जाएगा आपका प्रोडक्शन सेंटर्स। अब आपको इस स्टील को कहीं पर ले जाना है और वहाँ ले जा कर के गोडाउन्स में रखना है, कहीं भेजना है, व्यापार करना है। तो इस प्रकार का जो जो नगर होगा जो आपको ये सारी सुविधाएं देगा वो कहलाएगा स्थानांतरण या वितरण के केंद्र, ट्रांसफ़र एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। तो बात करें तो ये स्थानांतरण केंद्र हैं। इन केंद्रों पर संपन्न किए जाने वाले प्रमुख कामों में व्यापार, वाणिज्य और सेवाएं अधिक होती है। मतलब ये जो वितरण के जो केंद्र हैं, इनका जो वितरण का जो कार्य है उस कार्य के अंदर आपको व्यापार भी शामिल मिलेगा, वाणिज्य भी शामिल मिलेगा और अन्य सेवा कार्य भी यहाँ पर होते हैं। ये नगर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बाजार नगर हो गया, सागरीय पोत नगर हो गए या वित्तीय नगर हो गए। बाजार देखिएगा, अब इन नगरों में जो बाजार है वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। यहाँ दुकानें होंगी, भंडार केंद्र होंगे, गोदाम होंगे, शीत भंडार मिलेंगे, थोक विपणन के बाजार मिलेंगे। तो बेसिकली ये एक प्रकार का बाजार नगर भी हो सकता है। बैंकिंग की सुविधा यहाँ मिलती है, बीमा कंपनी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। भारत में इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो बड़े बड़े जो सारे के सारे नगर हैं वो आपको इसमें देखे जा सकते हैं, जैसे कानपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, इंदौर, भोपाल, पटना, लखनऊ, लुधियाना। ये सारे के सारे नगर इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। प्राचीन सिकंदरिया देख लीजिए मिस्र का, उसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्थानांतरण केंद्र माना जा सकता है। सामान्यतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधियाँ और वितरण के केंद्र यहाँ पर स्थित होते हैं। बड़े बड़े बंदरगाह आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा विश्व के अधिकांश नगर जो हैं, जो इस प्रकार के जो नगर हैं, स्थानांतरण के जो नगर हैं वो बेसिकली समुद्री बंदरगाहों पर स्थित है जहाँ से विश्व व्यापार सबसे ज़्यादा होता है और बहुत आसानी से होता है। जैसे कि टोक्यो को देख लीजिए जापान में, शंघाई को देख लीजिए चीन में, साओ पोलो को देख लीजिए ब्राज़ील में, न्यूयॉर्क देख लीजिए अमेरिका के अंदर, मुंबई देख लीजिए भारत में, लॉस एंजलिस देख लीजिए अमेरिका के अंदर, ब्यूनस आयर्स देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए, रियो डी जनेरियो देख लीजिए। ये सभी के सभी जो केंद्र हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण सागरीय पोत नगर रहे हैं और ये वितरण के केंद्र भी माने जाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण जो अंतःस्थलीय बंदरगाह भी हैं जो कि झीलों और नदियों पर स्थित है। जैसे कि आप देख लीजिए कोलकाता के अंदर, कोलकाता हो गया पर्टिकुलर, जो कि
पश्चिम बंगाल के अंदर है, हुगली नदी पर है। वो कोई सागरीय बंदरगाह नहीं होकर के नदीय बंदरगाह है। सागर के अंदर जाने वाली जो रिवर होती है, नदी होती है, उसी के मुहाने पर ये स्थित है। यांगटिंग सिक्यांग पर देख लीजिए, हैंकाउ देख लीजिए, मिसिसिपी जो रिवर है वहाँ पर आप देख लीजिए, सेंट लुई जो कि चावल उत्पादन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है वो है। कैस्पियन सागर के तट पर बक्कू देख लीजिए, ईरी झील पर क्लीवलैंड को देख लीजिए। ये सारे के सारे वो शहर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हैं, और इसमें से भी ज़्यादातर समुद्री तट पर कोई जो स्थल भागों पर जो झीलें हैं, नदियां हैं, उनके मुहानों पर पाए जाते हैं। क्योंकि जब आप एकत्रण का काम करते हैं, स्थानांतरण का काम करते हैं, तो आपको परिवहन जो है वो आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और हम लोग जानते हैं व्यापार के लिए जो जल परिवहन है नौकायान से, वो सबसे सस्ता और सबसे किफ़ायती पड़ता है। इसलिए पर्टिकुलरली ये सभी के सभी नगर इस प्रकार के बंदरगाहों पर स्थित हैं। और फिर जब हम लोग पर्टिकुलरली बंदरगाहों की भी बात करेंगे तो उसमें भी अनेकानेक आपको वैरायटीज़ देखने को मिलती है। जैसे सामान्य बंदरगाहों में देख लीजिए तो मार्सलीज को देख लीजिए, बंदर अब्बास को देख लीजिए, कोलंबो को देख लीजिए, मलक्का को देख लीजिए, ये सब सामान्य बंदरगाह हैं। वहीं जमैका को देख लीजिए, जेद्दाह को देख लीजिए, ये सभी के सभी यात्री बंदरगाह हैं। कई हमें गोदाम बंदरगाह भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से बंदरगाहों में भी अनेकानेक प्रकार की सेवाएं दी जाती है और व्यक्तियों द्वारा ली जाती है। फिर हम लोग बात करें कि कुछ नगरों में व्यापार अथवा माल के वितरण की अपेक्षा वित्त की व्यवस्था भी प्रमुख कार्य होता है। वित्त की व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर पर्टिकुलरली हम लोग किसी माल के लेन देन की जगह पैसों का लेन देन करें। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में आप लोगों ने कई बार स्विस बैंक का नाम सुना होगा, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट की बात कर लीजिए, ज्यूरिख की बात कर लीजिए, नीदरलैंड में एम्स्टरडेम की बात कर लीजिए, लेबनान में बेरूत, न्यूयॉर्क, ये सभी के सभी, वॉल स्ट्रीट को देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट यहाँ पर स्थित है। ये सभी के सभी भी इस प्रकार के बंदरगाह या फिर इस प्रकार के नगर हो सकते हैं। 7वें पॉइंट पे आखिर बात करेंगे हम लोग आमोद प्रमोद के नगर, जिसे हम लोग कहते हैं मनोरंजन के हिसाब से, या रिसोर्ट टाउन कहते हैं। जैसे आप जहाँ आप पर्टिकुलरली छुट्टियाँ बिताने के लिए जाएं या फिर मनोरंजन के लिए जाएं, तो इस प्रकार के नगर जो सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बसे हैं और इसी के अनुसार इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है, इसे हम लोग आमोद प्रमोद के नगर या रिसोर्ट टाउन कहेंगे। ऐसे नगरीय स्थान जो व्यक्तियों के मनोरंजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं और उन्हें आमोद प्रमोद नगर तथा मनोरंजन नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये नगरीय स्थान स्वास्थ्यवर्धक गर्म पानी के जो स्रोत होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, प्राकृतिक स्रोत, वहाँ पर हो सकते हैं, सागरीय तट के आसपास हो सकते हैं, पर्वतारोहण जो क्षेत्र है वहाँ हो सकते हैं, सांस्कृतिक आकर्षण के जो केंद्र है वहाँ हो सकते हैं, ऐतिहासिक स्मारक है वहाँ ये नगर हो सकते हैं, जहाँ खेल की सुविधा हो, जहाँ राष्ट्रीय उद्यान हो या आकर्षक प्राकृतिक भूदृश्य जहाँ पर हो, वहाँ पर भी ये नगर आपको मिल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ज़्यादातर सामान्यतः यहाँ का जो जब आप जाएंगे तो आपको सामान्यतः यहाँ पर खेल की सुविधा अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तरण ताल जिसे आप स्विमिंग पूल कहते हैं वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको ट्रैकिंग के लिए एक ट्रैक मिल सकता है, आपको ठहरने के लिए बड़े बड़े होटल्स मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट मिल सकते हैं, सिनेमा हॉल मिल सकते हैं, क्लब्स मिल सकते हैं, बच्चों के लिए छोटे छोटे पार्क मिल सकते हैं। बेसिकली शॉपिंग की भी यहाँ पर आपको समुचित सुविधाएं देखने को मिलती है और यहाँ से लोग ज़्यादातर जैसे पोस्ट कार्ड को जिन लोगों को ख़रीदने का शौक़ है वो ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, खेल का सामान, यादगार चीज़ें, एंटिक चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। बेसिकली जो वृद्ध लोग हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद इन नगरों में अपना समय और जीवन व्यतीत करना भी पसंद करते हैं। ब्रिटेन में बेसिकली ये जो आमोद प्रमोद के जो स्थल है उसमें लगभग 65 वर्ष से अधिक की जो आबादी वाले लोग हैं वो यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। देहरादून एक है जहाँ पर ज़्यादातर जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं वो वहाँ जाना और वहाँ रहना पसंद करते हैं। भारत में भी आप देख लीजिए अन्य इसी प्रकार के नगरों में, तो श्रीनगर को देख लीजिए, गुलमर्ग को देख लीजिए, पहलगाम को देख लीजिए, सोनमर्ग, शिमला, डलहौजी, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, इन सब के नाम आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। हो सकता है किसी ने देखा भी हो और नहीं देखा हो तो टीवी में तो सभी लोगों ने बचपन से देखते ही आए हैं। ये वो नगर है जहाँ पर हम सब लोग जाना चाहते हैं आमोद प्रमोद के लिए, मनोरंजन के लिए। ये नगर बहुत ही सुंदर तरीके से विकसित हुए हैं, न सिर्फ भारत में अपितु पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर आप जाएंगे तो आपको हर देश में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस प्रकार के शहर और इस प्रकार के नगर मिलेंगे जो या तो किसी पर्वत के आसपास होंगे जिसे हम लोग हिल स्टेशन कहते हैं, या किसी सागर समुद्र के आसपास होंगे जिसे हम लोग बीच टाउन भी कहते हैं, जैसे गोवा हो गया, या फिर आपको किसी ऐतिहासिक
जो स्थल हैं, जैसे आप चले जाइए ताजमहल चले जाइए, आप चले जाइए लाल किला चले जाइए, तो इसके आसपास भी आपको इस प्रकार के नगर देखने को मिल सकते हैं, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में। और अगर हम लोग पूरे विश्व की भी बात करते हैं तो भारत में तो आपको इस प्रकार के नगर सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। जब भी आपको मौका मिले, घूमने का कोई मौका ना छोड़ें, और जहाँ भी आपको मौका मिले अपनी लिस्ट के अंदर वो नाम बढ़ाते चलिए और आगे से आगे घूमते चलिए। ये आपको सबसे अच्छी शिक्षा देगा, किताबी शिक्षा से तो कम से कम ज़्यादा ही ये शिक्षा देता है। अब हम लोग बात करते हैं आवासीय नगर की, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेजिडेंशियल टाउन कहते हैं। कुछ नगरों का मुख्य कार्य बेसिकली साधारणतः एकत्रित जनसंख्या को आवास सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस प्रकार के क्षेत्रों में अधिकांश भूमि का जो उपयोग है, जो मास लैंड है, उसका जो यूज़ होता है वो कहाँ होगा? वो होगा पार्कों में, हॉस्पिटल्स में, और सबसे ज़्यादा मकानों में और अपार्टमेंट्स में। ऐसे नगर को हम लोग आवासीय नगर कह सकते हैं। ये नगर भली भांति परिवहन कि जो बढ़िया से बढ़िया साधन होते हैं उनसे अन्य नगरों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग रहेंगे जो डेली अप डाउन कर रहे हैं, इसीलिए तो उनका निवास स्थान यहाँ होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें गुड़गांव की, तो दिल्ली में ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं, परंतु दिल्ली में रहने की सुविधा उतनी अच्छी न होने के कारण, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा हो चुकी है, वो शहर सैचुरेटेड हो चुका है, तो लोग आसपास में कहीं और रहने के लिए मकान और फ्लैट्स देखते हैं। हालांकि गुड़गांव अभी व्यापारिक केंद्र भी है, वहाँ पर बहुत सारे आपको वाणिज्यिक केंद्र भी मिलेंगे, व्यापारिक केंद्र भी मिलेंगे और वित्तीय केंद्र भी, लेकिन सामान्य रूप से दिल्ली को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, वहाँ की भीड़ को कम करने के लिए गुड़गांव जैसे और उसके निकटवर्ती कई सारे क्षेत्रों का विकास होता है, जहाँ लोग अपने आवास बनाना ज़्यादा सुविधाजनक महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ से दिल्ली के लिए आपको पर्याप्त परिवहन के साधन मिल जाएंगे, चाहे मेट्रो हो, चाहे रोड हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। तो इस प्रकार के नगर बेसिकली आवासीय सुविधाएं प्रमुख रूप से प्रोवाइड कराते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको गुड़गांव का एग्जांपल तो दिया ही है, तो इसके अलावा भी यहाँ पर इन्होंने शहादरा का एग्जांपल दिया है, सहीबाबाद का एग्जांपल दिया है, गाजियाबाद का एग्जांपल दिया है, शुकरपुर का एग्जांपल दिया है, गाजीपुर का एग्जांपल दिया है, गुड़गांव का एग्जांपल दिया है। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर बसे हुए हैं और दिल्ली में काम करने वाले लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये थे रेजिडेंशियल टाउन्स, या यूँ कहें आवासीय नगर। फिर हम लोग बात करते हैं विविध कार्यों के नगर, टाउन्स ऑफ डाइवर्सिफाइड फंक्शंस। जैसा कि पूर्व में कहा गया था कि नगरों का वर्गीकरण उनके द्वारा संपन्न किए गए कार्यों में और उसमें भी जो प्रधान कार्य, जो मुख्य कार्य है, उसके आधार पर करते हैं, तब हम उसे कार्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इसी कारण उन सभी बड़े नगरों को एक विशेष वर्ग में रखा जाता है जिनमें कि किए जाने वाले कार्यों की संख्या अधिक होती है। जैसे कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता, ये सब हमने एग्जाम्पल दिए थे। तो बेसिकली ये वो एग्जाम्पल है शहरों के जहाँ पर कोई एक विशेष कार्य के अलावा भी बहुत सारे पर्टिकुलरली अनेक विशेष कार्य इस एक ही शहरों में, मतलब पर्टिकुलर किसी एक ही शहर में अनेक कार्य किए जाए। आप अगर मुंबई का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का हब रहा है और हब है। अगर आप मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में आपको पोर्ट टाउन मिलेगा, स्थानांतरित केंद्र भी है वो। वहाँ पर भारत के बड़े से बड़े पोर्ट वहाँ हैं, चाहे वो व्यापारिक पतन हो, चाहे वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वाले पतन हो, या फिर आवागमन के पतन हो। मुंबई में आपको वो सभी चीज़ें मिलती है। सूती वस्त्र का केंद्र तो मुंबई है ही है, साथ ही साथ भारत का सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के जो सेंटर्स हैं वो आपको मुंबई में देखने को मिल जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली मुंबई एक एग्जांपल है। यही आप कोलकाता को भी ले सकते हैं, चेन्नई को भी ले सकते हैं, दिल्ली को भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये वो नगर हैं जो अपने आप में वर्सेटाइल हैं, डाइवर्सिफाइड फंक्शन करते हैं, विविध कार्यों को करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग बात करें तो समय और स्थान के अनुसार भी नगरों के कार्यों में परिवर्तन होता रहता है। जब हम लोग नगरों को सुरक्षात्मक नगर की श्रेणी में रखते हैं तो समय के निकलने के बाद हम उन्हें प्रतिबंधित भी घोषित कर देते हैं। ऐसे कई सारे नगर हैं जो पहले किसी चार दीवारी के भीतर सुरक्षात्मक नगर की दृष्टि से विकसित किए गए थे, लेकिन अब चार दीवारी के गिराने के बाद अब वो विस्तृत रूप से नगरीय केंद्रों के रूप में डेवलप हुए हैं। जैसे आप जयपुर की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है शाहजहां बाग दिल्ली का। और जयपुर के अंदर भी आप देखिएगा तो चार दीवारी के खुलने के बाद उसके बाद भी उस नगर का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो नगरों के स्थान और नगरों का जो कार्य है वो समय के अनुसार भी परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। अनेक एग्जाम्पल यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे यहाँ पर जर्मनी की सीमा के निकट एनशेड नगर को लिया गया है। ये बेसिकली
नीदरलैंड का प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र हुआ करता था, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अब ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर उद्योग लुप्त हो गया है। अब यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल रिमोट सेंसिंग के सेंटर यहाँ पर डेवलप किए गए। तो नगर के ज़रूरत के हिसाब से उसका परिवर्तन भी एक कालखंड के पश्चात हमें देखने को मिलता है। तो ये देखे थे हमने नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कुछ 9 बिंदुओं के माध्यम से। अगर इसे एक वीडियो में बनाया जाता तो शायद ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसीलिए इसको ये था पार्ट 2। और नगरीय अधिवासों के संबंध में शायद एक वीडियो और आपके समक्ष आएगा, उसके बाद हम लोग जनजाति शुरू करेंगे। तो उससे पहले जो हमने अब तक पढ़ा है आप लोग प्लीज़ उसे देखिएगा, नोट्स बनाइए, लिखते चलिए। मानव भूगोल को हम इस किताब के माध्यम से कर रहे हैं, कहीं से कोई नोट्स नहीं लिए हैं हमने। तो बुक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, और जब आप इस किताब को दोबारा पढ़ेंगे, जब ये अक्षर आप किताब में दोबारा देखेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर महसूस करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से इन वीडियोस के माध्यम से जुड़े रहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताते रहिए आपको कैसा लगता है, और साथ ही साथ जिन शहरों के नाम, जिन जगहों के नाम हम लोग यहाँ बोलते हैं, एटलस में देखते रहिए। आपकी ज्योग्राफी बहुत पक्की होती जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।